इज़राइल और गाज़ा के वॉर में एक नई खबर सामने आई है। इज़राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 60,000 रिजर्व सैनिक को गाज़ा स्ट्रिप पे लगा दिया है। जी हाँ, इस बार वे पूरी तरीके से गाज़ा पर अपना कब्ज़ा करने वाले हैं। पर उन्होंने सामने-सामने ये चीज़ नहीं बोली है। उनका ये कहना है कि आज के आज ही गाज़ा के अंदर ऑपरेशन होगा जिसका नाम होगा गैडियन चैरियट। जी हाँ, इस ऑपरेशन के अंदर 60,000 सैनिक गाज़ा के स्ट्रिप में घुसेंगे, अलग-अलग टनल्स के अंदर जाएँगे और हमास का खात्मा करेंगे। जी हाँ, हमास के खात्मा के साथ-साथ ही पैलेस्टीनियन को भी उस एरिया से हटाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ करीबन 10,000 लोगों को ऑलरेडी डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको कैंप्स में भेजा जा रहा है और ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ गाज़ा सिटी को और तबाह कर देगा। एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि मेरा कुछ भी मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों में और मैं कभी भी सीज़ फायर के अलग से समर्थन में नहीं था। दूसरी ही ओर उन्होंने अटैक्स पे अटैक्स करना भी शुरू कर दिया है। इस अटैक से जितना कुछ भी डिस्ट्रक्शन होगा उसका हम एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, अगर आपको सच बताया जाए तो। 60,000 सैनिक, कहा ये भी जा रहा है कि गाज़ा सिटी के अंदर कुछ 500 किलोमीटर का टनल है, जिसको भी आईडीएफ जो इज़राइली डिफेंस फोर्स है, वो उसे भी खोद निकालेगी, जिसके अंदर से हमास की तरीकों से एक तरीके से वहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी सब वेपन सप्लाई और काफ़ी चीज़ें, वो उनका एक तरीके से अड्डा है, उस पर भी अटैक होगा। तो आप एक बार सोच के देखिए कि इज़राइल की वजह से गाज़ा स्ट्रिप का पूरा का पूरा जितना भी लैंड है उसमें कितनी डिस्ट्रक्शन होगा। ऑलरेडी वहाँ पे खाने की कमी है, क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स की कमी है, लोग ऑलरेडी इतने लोग एडमिट हैं और प्लस इस अनरेस्ट के माहौल में लोग कहाँ जाएँगे? हालाँकि इज़राइल ने इंटरनेशनल सपोर्ट्स के साथ-साथ फील्ड मेडिकल सप्लाइज़, हॉस्पिटल्स और क्या कहते हैं फूड रिज़र्व्स बना के रखे हैं। पर क्या इतने लोगों के लिए ये इनफ होगा? उस वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो घर टूटेंगे हमास के कारण, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक वो जो हमास का घर होगा वही टूटेगा, नहीं ना। उसके आस-पास भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगा। ऑलरेडी गाज़ा या फिर मैं बोलूँ पूरा पैलेस्टीन इतनी चीज़ों से गुज़र रहा है, ऊपर से ये एक स्टेप और ये एक ऑपरेशन पूरी तरीके से उस प्रोविंस का पूरा खात्मा कर देगा। उसमें क्या ही बचेगा? मैं ये सोच रही हूँ और उधर इतनी डिस्ट्रक्शन होने वाली है जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। हालाँकि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ की काफ़ी निंदा की है। उन्होंने बोला है कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी ओर ईरान और तुर्की ने मिडल ईस्ट के जितने लीडर्स हैं उन सब से दरख्वास्त की है कि हमें इज़राइली डिफेंस फोर्स के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। हमें क्या कहते हैं गाज़ा को बचाना चाहिए और इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बातें और बातचीत चल रही है कि आगे अब क्या होने वाला है। उसी और ये भी डर है कि कहीं लेबनान से हिज़्बुल्लाह के साइड से भी अटैक्स ना देखने को मिले। तो एक तरीके से ये 2-3 दिन की एक वॉर होने वाली है। ये बेसिकली स्टार्ट तो इज़राइल और हमास के बीच में हो रही है, पर इसमें काफ़ी लोग जो हमास के समर्थन में हैं, वो भी सामने आते हुए दिख सकते हैं। हालाँकि हमास रिपोर्ट ये भी आई है कि हमास ने सीज़ फायर के लिए क्या कहते हैं हाँ कर दी थी, पर उसके बावजूद भी इज़राइल इस चीज़ के समर्थन में नहीं था। इज़राइल का सीज़ फायर का कोई प्लान नहीं है। इज़राइल जब तक गाज़ा सिटी को कंप्लीटली अपने गिरफ्त में नहीं ले लेगा, वो इस चीज़ को नहीं ही रोकेगा। इतने ढेर सारे टैंक्स आ चुके हैं अभी तक इज़राइल गाज़ा के अंदर, जिसका अंदेशा भी लगाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। इतनी डिस्ट्रक्शन, इतना सब कुछ। इंटरनेशनली अब आप ये सोचोगे कि इज़राइल ये करना क्यों चाहता है? इज़राइल ने 2-3 शर्तें भी रखी है अपनी। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि उनको सारे हॉस्टेजेस वापस चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि हमास का खात्मा इस बार होकर ही रहेगा।
तीसरा उनका ये भी है कि जितने भी गाज़ा के जो सिविलियंस हैं, उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी, उनको कैंप्स में रखा जाएगा और ये सब कुछ। अगर वो चाहे तो वो दूसरी जगहों पे मूव भी कर सकते हैं, पर गाज़ा सिटी से तो उनको हटाया ही जा रहा है। एक बार हटाया जाएगा तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जब रहेगा ही नहीं तो लोग वापस कैसे आएँगे? एक तरीके से इज़राइल एक तीर से दो निशाने कर रहा है। एक तरफ से वो हमास का खात्मा कर रहा है और दूसरी ही ओर वो गाज़ा की एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है। जो मैं बोलूँ, उनकी पूरी की पूरी जो प्रजा है या जितने भी लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन सबको एक बार में उस जगह से डिस्प्लेस भी कर रहा है इस अटैक के थ्रू। और इंटरनेशनल फोरम्स ने ये भी बोला है कि इज़राइल के ऊपर काफ़ी आर्थिक पाबंदियाँ भी लगेंगी, पर ऐसा तो हमने रशिया के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें लगाई थी, पर वो आज तक उसने कहाँ ही सुनी और ये वॉर फिर भी कंटिन्यूड रही रशिया और यूक्रेन के बीच में। सिमिलरली नेतन्याहू का भी रुकना बहुत मुश्किल लग रहा है, वो काफ़ी ड्रिवन है, ऑलरेडी फोर्सेस वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, अटैक्स होना शुरू हो जाएँगे। तो ये सब काफ़ी एक मैं आपको बताऊँ काफ़ी पेचीदा या फिर काफ़ी बहुत ही इस वॉर का एक टर्निंग पॉइंट है, जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब देखना हो ये होगा कि मिडल ईस्ट से कितने मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगी गाज़ा स्ट्रिप के लिए, जितने लोगों ने इतने टाइम से बोला है कि अगर नेतन्याहू ने नहीं रोका तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब असली टाइम आ चुका है कि कितने लोग या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर ईस्टर्न कंट्रीज़ कितने लोग गाज़ा की हेल्प के लिए आएँगे। मुझे तो नहीं लगता कोई भी आता हुआ दिख रहा है, पर ठीक है, देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एड और असिस्टेंस दे देते हैं, इससे ज़्यादा आजकल मिलिट्री मिलिट्री को फाइट करने के लिए शायद ही कोई कंट्री भेजती है। एक नॉर्थ कोरिया और रशिया का एग्ज़ाम्पल छोड़ के, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया का को ने अपने सैनिकों को क्या कहते हैं, रशिया के फ़ोरफ्रंट पे लड़ने के लिए बोला था। दूसरी ओर यूएस ने अपने फ़ोर्सेस को बैकअप कर लिया था, उन्होंने हटा दिया था, उन्होंने बोला था यूक्रेन में वो नहीं लड़ेंगे। तो काफ़ी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हमेशा रहती है वॉर के टाइम में जब मिलिट्री असिस्टेंस की बात आती है। एड्स और वेपन्स तो लोग दे ही देते हैं, पर ह्यूमन जो वैल्यू है, उस चीज़ पे आजकल कोई भी कंट्री समझौता नहीं करती है। तो ये पूरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों आखिरकार क्यों इज़राइल इतना ज़्यादा गाज़ा के पीछे पड़ा हुआ है? क्या ये लड़ाई सिर्फ़ हमास तक की है या इसके आगे की भी कोई स्टोरी लाइन है? तो मैं आपको बता दूँ, इसके बहुत टाइम पहले से भी अक्टूबर 7 के पहले से भी ये जब अटैक हुआ था, जब पहली बार हमास ने हॉस्टेजेस को लिया था और गाज़ा में ये सॉरी इज़राइल में अटैक किया था। इसके पहले भी एक गाज़ा जो एरिया है वो पूरा बेल्ट ऑयल रिजर्व के लिए बहुत अच्छा है। वो पूरा बेल्ट बहुत सुंदर है और नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का काफ़ी हद तक पहले भी ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने बहुत टाइम बोला है कि हम चाहते हैं कि गाज़ा सिटी के जितने लोग हैं वो इजिप्ट और जॉर्डन के अंदर शिफ्ट हो जाएँ, ताकि वे पूरा एक रियल स्टेट बिज़नेस वहाँ पे खोल सकें। वहाँ पे एक नई तरीके की लैंड्स और पूरा एक आइलैंड बना सके, ऐसा कि कहते हैं नेतन्याहू और ट्रम्प दोनों के विचार थे। एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन जगहों को देखते हैं, उन लोगों के इमोशंस को नहीं। जी हाँ, इस गाज़ा से पैलेस्टीनियंस को ही हटा के उनकी जगह हट से उनको ही हटा के वहाँ पे एक नया होल क्या कहते हैं गाला लैंड, एक पूरा बिज़नेस खोलना चाहते हैं, एक पूरी अय्याशी का अड्डा खोलना चाहते हैं। सिर्फ़ ये नहीं, अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी कि इज़राइल करीबन 10,000 घर 10 से 30,000 घर एक्चुअली बनाने की शुरुआत कर रहा है गाज़ा सिटी के अंदर। ये गाज़ा सिविलियंस के लिए नहीं है, पैलेस्टीनियंस के लिए नहीं है। ये अपने अपने इज़राइलियों के लिए हैं और क्या कहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि इज़राइली भी वहाँ पे शिफ्ट हो। पर अगर धीरे-धीरे करके इन्होंने गाज़ा सिटी जो मेन सिटी है पैलेस्टीन की वो भी ले ली, तो फिर क्या ही बचेगा। दूसरी ओर इज़राइल ने एक और शर्त ये भी रखी है कि हम गाज़ा सिटी को तो कंप्लीटली इन्वेड कर ही लेंगे, और दूसरी ओर ये भी रहेगा कि गाज़ा सिटी की अपनी कभी भी एनोनिमस या फिर मैं बोलूँ कभी भी अपनी क्या कहते हैं खुद की कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। जी हाँ, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, ऐसा भी इज़राइल ने बोला है। एक तरीके से इज़राइल तिब्बत की तरह गाज़ा को ले रहा है।
उनकी ये पहचान, उनकी चीज़ें, उनका धर्म, उनका सब कुछ वो एक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। अब आप सोचिए अगर आज वो इसमें सक्सेसफुल हो गया इस ऑपरेशन के अंदर, तो गाज़ा एक नया तिब्बत बन जाएगा। वहाँ के लोग अपने ही सिटी में रह के पूरी तरीके से कब्ज़े में आ चुके होंगे। वहाँ की एथनिक क्लेंजिंग पूरी तरीके से हो जाएगी। इज़राइली आके रहने लगेंगे, इज़राइली लैंग्वेज, इज़राइली तौर-तरीके, इज़राइली फेस्टिवल्स, हर चीज़ उनके तरीके से होने लगेगी। और एक बार ये आक्रोश और ये कंट्रोलिंग चीज़ें जो बढ़ती है, ये कभी कम नहीं होती है। जैसे कि आपने तिब्बत और चाइना का केस देखा ही है, इतने सालों से ये चल रहा है। वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, आप दलाई लामा की फ़ोटो भी नहीं लगा सकते। जबकि रिलिजन एक बहुत पर्सनल चीज़ है। इस पे किसी भी गवर्नमेंट और या मुल्क का कोई हाथ नहीं है। ये एक पर्सनल सेंटिमेंट है और इसका राइट सबको होना चाहिए, पर तिब्बत में ये राइट नहीं है। जी हाँ, आप दलाई लामा की अगर फ़ोटो आपको आपके पास मिल गई तो आप सीधे जेल भी जा सकते हो, और हेवी फाइन तो ख़ैर उसकी बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारे जो वॉर की सिचुएशन हो रही है, 3 स्टेप्स में गाज़ा सिटी को इन्वेड करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले उसके आउटर में क्या कहते हैं, सैनिक एक कब्ज़ा करेंगे। फिर सेकंड में जो मैंने आपको बताया, टनल के अंदर जाके पूरी तरीके से वे हमास का खात्मा करेंगे। तीसरा कि क्या कहते हैं, सिटी में जितने भी लोग हैं उन सब पे क्या कहते हैं, मतलब सिटी में नहीं, मत एक बेसिकली फिर टैंक्स और क्या कहते हैं, हमास के जितने बंकर्स हैं उन सब के अंदर जाके उनका खात्मा करेंगे। सो ऑन पेपर ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जहां हमास है वहां होगा, पर हमास भी तो गाजा सिटी के अंदर ही है जहाँ पे आसपास सिविलियंस भी रह रहे होंगे। तो ये जो पूरा मैटर है ये काफी भयावह हो चुका है। जी हाँ, गाज़ा सिटी के लोगों के लिए ये इससे डरावनी बात कुछ नहीं है। उन बच्चों के लिए जो कुपोषित होते जा रहे हैं, वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट नीचे जा रहा है, अबॉर्शन रेट बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो रही हैं, लोग जितने बच्चे भी पैदा हो रहे हैं वो भी क्या कहते हैं, मरने की सिचुएशंस में आ रहे हैं। तो उस जगह पे, इस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जितनी थी उससे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। देखना ये होगा कि इस टाइम पे कौन-कौन गाज़ा के समर्थन में आएगा। बोली और ट्विटर पे या फिर क्या कहते हैं, एक्स पे ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। कितने लोग असिस्टेंस भेजेंगे, अब क्या होने वाला है, इस पूरे ऑपरेशन की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी होगा। हमारे साथ इन सारी वॉर के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए एबीसी हिंदी पर। मैं हूँ शिवचित्रांशी और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।